नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज आप सोचेंगे मैं इतना हंसते हुए कैसे आई। ये वीडियो वाकई आप लोगों के लिए बड़ा काम का है। दिन में बहुत सारे कॉल आते हैं, कुछ कॉल तो इन्हीं क्वेश्चंस को लेके आता है। क्या है वो क्वेश्चन? बड़े काम के क्वेश्चन है आपके लिए, और ये सब सुन के आज आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर बार मना करती हूँ नोटिफिकेशन चेक करें, लेकिन आप बहुत परेशान है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट नोटिफिकेशन में क्या था, फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो आज आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। जज कौन बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं जज बन सकता हूँ? यानी जज कौन बन सकता है? कौन है वो जो जज बन सकता है? कौन है कौन है कौन है जो जज बन सकता है? हर वो व्यक्ति जज बन सकता है जिसने LLB कर रखी है। हर वो व्यक्ति जज बन सकता है जिसने LLB कर रखी है। क्या कहा मैंने? जिसने LLB कर रखी है वो जज बन सकता है। इसका मतलब पहली कंडीशन क्या है? कोई भी पर्सन जिसने LLB की वो जज बन सकता है, चाहे LLB आज की है, चाहे कल कंप्लीट हुई, चाहे 1 साल पहले, चाहे 2 साल पहले, और चाहे 5 साल पहले। इनमें से कभी भी अगर कंप्लीट हुई है तो वो जज बन सकता है। तो जज बनने की पहली शर्त क्या है? LLB। LLB कौन सी होनी चाहिए? LLB 3 ईयर वाली भी हो सकती हैं, LLB 5 ईयर वाली भी हो सकती है। कोई डाउट? नो डाउट। परसेंटेज कितने चाहिए जज बनने के लिए? LLB पास होना चाहिए। कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है। जज बनने के लिए LLB पास होना चाहिए। कोई मिनिमम परसेंटेज अलग से प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, डिफाइन नहीं है। तो LLB किया हुआ हर व्यक्ति जज बन सकता है, चाहे 3 ईयर लॉ हो, चाहे 5 ईयर लॉ हो। पासिंग मार्क्स जिसने LLB कंप्लीट की, जो पास हो चुका है, वो जज बन सकता है। नंबर 2, जज कैसे बने? जज कैसे बने? पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, स्टडी करें और जज बने। जज बनने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन जज बनने के लिए सबसे पहले फॉर्म भी भरना पड़ेगा। फॉर्म भरना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देने जाना पड़ेगा, फिर जज बनोगे। ऐसे नहीं बनोगे। तो जज कैसे बने? पढ़ाई करके। पढ़ाई भी 2 तरह की होती है, स्टडी भी 2 टाइप की। एक होती पढ़ते जाओ, क्या पढ़ रहे हो पता नहीं। एक होती स्मार्ट स्टडी, क्योंकि पूरा पढ़ते हैं वो ज्ञाता बन जाते हैं, कोचिंग खोलना पड़ता है, इसलिए उतना ही पढ़े जितने एग्जाम के लिए जरूरी है। कई बार कहते हैं ज्ञाता नहीं बनना, हमें जज बनना है। अधिक जानकारी भी नुकसान के लिए हानिकारक हो जाती है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने से ओवरलैपिंग हो जाती है, फिर हमारे अंदर का स्टूडेंट खत्म हो जाता है, हम एक टीचर बन जाते हैं। फिर एक टीचर दूसरे टीचर की कॉपी चेक करता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। कई बार हम एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, हमारे आंसर गलत हो जाते हैं, राइट। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं? आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कर सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जैसे चलते हैं, हजारों इंस्टीट्यूट चलते हैं। आपको जो बढ़िया लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपकी फीस के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छे से नॉलेज दे पा रहा, वो ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ही ज्वाइन करें, मैं ऐसा नहीं कहती। मैं कहती हूँ आप वो ज्वाइन करें जो आपके लिए कंफर्टेबल है। आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी करना के पढ़ना चाहती हूँ, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ सकते हैं। फिर जब वो सेल्फ स्टडी है तो मुझे फ़ोन मत करो, मैडम मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, थोड़ी बता दो ना कैसे पढ़ूँ। क्योंकि बेटा आफ्टर सिलेक्शन कोई याद नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर देखकर जज बनते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने गाइडेंस दिया है, बहुत सारे बच्चे मेरे स्टेटस से भी अपडेट होते हैं। जज बनने के बाद इतना सभी श्रेय नहीं देते, हमें थोड़ी सी भी मदद आपसे मिली है, तो फिर हम सेल्फ स्टडी में फिर मदद करें या नहीं करें, आप ही बता देना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, आपके हिसाब से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल को आपको भी कोचिंग खोलना पड़ा, किसी कारण से जज नहीं बन पाए, हम आपके सामने खड़े, डेस्टिनी क्या हो सकती है। फिर आपको भी लगेगा हाँ मैम बिल्कुल सही थी, फ्री में सेवा करेगी तो मैम का घर कैसे चलेगा। अपन जज तो है नहीं कि सैलरी घर आ जाएगी, या जज बनने के बाद कौन है जो सैलरी पहुंचाता है? कोई नहीं देता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, कोई अदर ऑप्शन, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई पूछता है पैसे वैसे चलते हैं क्या? भैया कुछ नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत
और डेस्टिनी चलती है, इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर आता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मैं जज बन सकता हूँ? और यार ये बड़ा खतरनाक सवाल है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मैं जज बन सकता हूँ? तो भैया इससे पहले सब हिंदी मीडियम के थे जो जज बनते थे, कहाँ थी पहले इंग्लिश मीडियम? ठीक है, इंग्लिश मीडियम नहीं थी हमारे पास। तो आप चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप जज बन सकते हैं। दोनों मीडियम का बच्चा जज बन सकता है। नॉलेज चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मीडियम आड़े नहीं आता है। मीडियम क्या है? वो तो लिखना का एक तरीका है। आप समझाना, जिसको आ गया वो जज बन जाएगा। आप हिंदी में समझाइए चाहे इंग्लिश में, आप जज बन जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ही जज बन सकता है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी जज बन सकता है। अब हिंदी मीडियम वाले तो इंग्लिश नहीं आती है, तो बेटा करत 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 अभ्यास, इंग्लिश क्या, इंग्लिश की हर चीज आपको आ जाएगी। अभ्यास तो आपको करने पड़ेंगे। मैं भी अभ्यास करती हूँ, मुझे इस बार 12 नंबर मिले इंग्लिश में। मेरे को उम्मीद थी 10 आएंगे, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं अभ्यास से। मैं खुश हूँ, क्योंकि जितना मुझे पता मेरी मेहनत इंग्लिश में उतना मिल रहा है, बाकी में सब अच्छे मिलते हैं। हाँ, इस बार मैं तो और मेहनत करूंगी कि मैं 25 मार्क्स लेके आऊँ और 25 नंबर इस बार पक्का लाऊंगी और आपको मेरी कॉपी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभ्यास कर रही हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं प्रैक्टिस करती रहूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक कि मेरा जज में सिलेक्शन ना हो जाए। ये डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ठीक है हिंदी मीडियम, नॉलेज तो है ही है ना। मीडियम रोड़ा थोड़ी अटका रहा है मेरे नॉलेज के अंदर। तो जज दोनों बन सकते हैं। अब आप कहते हैं मैडम हिंदी के कौन कौन से स्टेट हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, यूके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। ये दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में। ये तो एटलीस्ट दे सकते हो। बाकी डेडिकेशन है तो आप दिल्ली भी निकाल सकते हो, डेडिकेशन है तो गुजरात भी निकाल सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपको दोनों लैंग्वेज हमेशा आती है। इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी नहीं आती है, अपन को तो दोनों लैंग्वेज आती है। तो इसलिए आप इंडिया का हर एग्जाम दे सकते हो और आपको देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है देना चाहिए। समय है, आराम से दोनों लैंग्वेज पढ़िए। आजकल सारे बैरेक डिग्लोट में आते हैं। डिग्लोट मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं। और मैं कहूँगी जो भी इंग्लिश से डरता डरे ना। मैं भी बहुत डरती थी, आज पढ़ा रही हूँ ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाती हूँ, है ना। तो डरे ना, बस अपनी मेहनत करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तो दोनों मीडियम दे सकते हैं। एज लिमिट आ जाइए, आज मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। देखिए वैसे तो नोटिफिकेशन जरूर देखिए, फिर भी आज चल रहा है 2022 नवंबर, इससे पहले पहले जो जो एग्जाम हुए मैं उनके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, राजस्थान के अंदर 40 इयर्स तक जनरल मेल, जनरल फीमेल एग्जाम दे सकते हैं और ओबीसी वाले भी दे सकते हैं। और 45 इयर्स तक एससी और एसटी मेल और फीमेल दे सकती है। पूरा इंडिया जनरल काउंट होता है, 40 साल तक की उम्र तक आप राजस्थान दे सकते हैं। हरियाणा में 42 इयर्स तक जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल दे सकते हैं। और जब जनरल कैटेगरी का 42 इयर्स है तो एससी एसटी का 45 या 47 ही होगा। इन दो के अलावा बता देती हूँ मैं आप लोगों को, जनरल मेल और जनरल फीमेल, राजस्थान और हरियाणा के अलावा जो भी जनरल मेल हैं और जनरल फीमेल हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट की लोअर जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते। एमपी, यूपी सब जगह 35 इयर्स है, अकॉर्डिंग टू जो भी एग्जाम अब तक आ चुके हैं उनके। आगे की नोटिफिकेशन में आपको एज का बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे ये मुझे नहीं पता। आगे के एग्जाम में एज का रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं, वो सब फॉर्म निकलने पर ही पता चलेगा। जब तक फॉर्म आपके हाथ में नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता। लेकिन 2 स्टेट में आप, एक में 40 साल, एक में 42 साल दे सकते हैं। हरियाणा का जो पेपर है वो इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में आता है और सिर्फ इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है। हरियाणा वालों की इच्छा वो नहीं देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। भाई आप हरियाणा का 42 साल तक, राजस्थान का 40 साल तक दे सकते हैं। पूरा इंडिया जनरल कैटेगरी, मेल हो या फीमेल, क्योंकि पूरा इंडिया दूसरे स्टेट में जाते हो तब जनरली काउंट होते हो। ठीक है, फिर आता है लॉ अपीयरेंस वाला एग्जाम दे सकता है। हाँ जी, लॉ अपीयरेंस लिखा हुआ है, राजस्थान में दे सकता है। अब आता है मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं एलएलबी सेकेंड ईयर में हूँ, मैं एलएलबी फाइनल ईयर में हूँ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर हूँ,
मैं 8th सेमेस्टर हूँ, मैं 9th सेमेस्टर हूँ, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? तो देखिए LLB अपीयरेंस वाला दे सकता है, ये 100% श्योर है कि जिसने LLB फाइनल ईयर में वो दे सकता है। बाकी के लोग जब फॉर्म आएंगे ना तो एक बार फॉर्म भर के देखिएगा, यदि वह लिखा रहा है अपीयरेंस, ओनली अपीयरेंस लिखा है, आपने लिख दिया LLB अपीयरेंस और फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। यदि वह लिखा आता है लिखिए सेमेस्टर कौन सा है, तो वहाँ अगर 9, 10 लिखा है या 3rd ईयर लिखना है तो फिर वही दे सकते हैं। तो अपीयरेंस वाला दे सकता है, बाकी लोग जब फॉर्म निकलेंगे तो फॉर्म को देख के आपको डिसाइड करना है कि मैं दे सकता हूँ या नहीं। लेकिन एकमात्र राजस्थान है जो अपीयरेंस वालों को मौका देता है, बाकी पूरे इंडिया के अंदर LLB पास होना जरूरी है। फिर कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम एनरोलमेंट होना जरूरी है? क्या मैम एनरोलमेंट होना जरूरी है? यस, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एनरोलमेंट होना जरूरी है। गुजरात में केवल LLB काम नहीं आता, एनरोलमेंट होना जरूरी है। बट MP हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उसमें एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। अब आपका सवाल है कि क्या मैम मुझे एनरोलमेंट कराना चाहिए या नहीं? देखिए बेटा, सिलेक्शन होना या नहीं होना आपके हाथ में नहीं है। जिसने भी LLB किया मैं उनसे यही कहूँगी एनरोलमेंट 100% कराना चाहिए, ताकि आप अपने आप को एडवोकेट काउंट कर सकते हैं, आप अपने आप को वकील बता सकते हैं। तो एनरोलमेंट तो सबको कराना चाहिए। AIB का एग्जाम पास सबको कराना चाहिए, ये बहुत काम आता है। सपना था मेरा कि मुझे जज बनना है, 2010 में देखा था, 2008 में लॉ किया, एडवोकेट बन के 10 में मुझे लगा मुझे जज बनना चाहिए, 10 से 22 आ गया, 12 साल निकल गए। लेकिन एटलीस्ट आज मेरे पास 12 साल की वकालत तो है। अगर मैं एनरोलमेंट नहीं कराती तो एनरोलमेंट का काउंट ही नहीं। तो 12 क्या 14 साल की वकालत है, 2008 से 2022 आ गया, 14 साल की वकालत का एक्सपीरियंस है मेरे पास, कोर्ट भी जाती रहती हूँ मैं, है ना। इसलिए एनरोलमेंट कराना चाहिए, 100% एनरोलमेंट कराना चाहिए। एनरोलमेंट कराने में कहीं पर भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका एनरोलमेंट होगा, मान लीजिए आप जज नहीं बने तो आपको गवर्नमेंट PP बनने का मौका मिल सकता है, गवर्नमेंट प्लीडर बनने का मौका मिल सकता है, आपके पास एनरोलमेंट है, ADJ का एग्जाम दे सकते हैं, आपके पास एनरोलमेंट है, हाई कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं, आपके पास एनरोलमेंट है, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, क्योंकि बिना एनरोलमेंट नहीं होगा। आपने LLB के 25 साल निकल गए, एनरोलमेंट ही नहीं करा, काउंटेबल ही नहीं है, आप वकील ही नहीं है, कैसे करोगे? क्योंकि हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एग्जाम की जरूरत ही नहीं है, आप वकालत के थ्रू भी जा सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में लीगल एडवाइजर बन के, एनरोलमेंट है आपके पास, कोर्ट के अंदर उनकी पैरवी करते रहिए, आप वहां से भी जज बन सकते हैं। इसलिए एनरोलमेंट आपको 100% कराना है, 100% कराना और कराना ही है, हर हालत में कराना है। LLB कंप्लीट होते ही कराइए। किसी का 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल, आज ये वीडियो देख रहे हैं, आज क्या जाइए, तुरंत प्रभाव से अपना एनरोलमेंट कराइए। मानती हूँ थोड़ा पैसे लगते हैं, लेकिन लगने दीजिए, आप वकील बनेंगे, आप भी के भी तुरंत प्रभाव से अपना एनरोलमेंट कराइए, बहुत सारे रास्ते आगे खुलेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। देन आता आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन सकते हैं। देखो मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में लोअर जुडिशरी क्लियर कर देते हैं, मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, तो जिंदगी के पड़ाव में आप जब लोअर जुडिशरी क्लियर करते हैं तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनते हैं, फिर आप ACJM बनते हैं, फिर आप CJM बनते हैं, फिर आप ADJ बनते हैं, फिर आप DJ बनते हैं, फिर आप हाई कोर्ट जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, और एक दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनके रिटायर होता है। शर्त यह है 21 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 23 साल की उम्र में ही आप जज बन जाइए। उसके लिए आपको अपने LLB के साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपके प्रमोशन इतने हो कि एक दिन आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सके। तो प्रमोशन अगर आपको लेना है तो आपको अपने फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, 3 ईयर का है तो फर्स्ट ईयर से, और अगर 5 ईयर लॉ है तो फर्स्ट सेमेस्टर से तैयारी शुरू कीजिए, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। जितनी छोटी एज में आप जज बनेंगे उतने ही प्रमोशन के चांसेस जिंदगी में बढ़ते जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जज बनने का मौका मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट जज आप वकालत के थ्रू भी बन सकते हैं, आप हाई कोर्ट के जज बन के सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, आप ADJ बन के, DJ बन के हाई कोर्ट जज बन के सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं। कुल मिला के जितनी छोटी उम्र में आप जज बनेंगे उतना ही, ADJ 35 ईयर्स में बन जाते हो तो आप बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट, मतलब द एंड ऑफ आप सुप्रीम कोर्ट जज बन के ही आप रिटायर होंगे, ठीक है। या एक अच्छी वकालत कीजिए, आप हाई कोर्ट में शानदार वकालत कीजिए और हाई कोर्ट जज बन के सुप्रीम कोर्ट जज बनिए, रास्ते बहुत सारे खुले। और या फिर आप विधि के पारंगत विधिवेता बन के भी आप जज बन सकते हैं, जस्टिस कृष्ण अय्यर की तरह। कृष्ण अय्यर ही हैं जो यहाँ से बने थे, वो हो सकता है कि मैं मिस कर रही हूँ, एक बार नाम वेरीफाई जरूर करा लीजिएगा। किसी ने भी थोड़े दिन पहले ही मुझे बताया कि अभी तक एकमात्र जज हैं जो कि विधि के पारंगत विधिवेता से बने हैं, तो जस्टिस का नाम एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्या पता थोड़ा सा मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, पर एक जज है जो बने हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट निकालना पड़ेगा। नाउ हाई कोर्ट जज, बिल्कुल सेम टू सेम, आप लोअर जुडिशरी बनिए,
फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट तक तो निकल ही जाइए, हाई कोर्ट जज जाने का मौका मिलेगा। एडीजे बन के आप डीजे बन के हाई कोर्ट जज बन सकते हैं, और एक बहुत अच्छी वकालत करके बहुत साल 25 साल 30 साल डेडिकेशन के साथ वकालत करके भी आप हाई कोर्ट जज बन सकते हैं। इसके लिए एनरोलमेंट कराना जरूरी है। देन आता है आपके पास डीजे कैसे बनना है, वही लोअर जुडिशियल निकाल के प्रमोशन से आप डीजे तक पहुंच सकते हैं, या आप एडीजे का एग्जाम देके भी डीजे बन सकते हैं। वकालत के थ्रू भी डीजे बन सकते हैं, नहीं ऐसा प्रोविजन है पर अडॉप्ट नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 7 साल की जिसकी वकालत है गवर्नर उसको डीजे बना सकते हैं, पर अभी तक बनाए नहीं, कभी मेरी बात सुनते नहीं, वो मानते नहीं, नहीं तो मैं कहूँ मुझे बना लो, उनकी इच्छा। फिर मजिस्ट्रेट तो आप बन ही सकते हैं। इन सब के लिए क्या करना है, यू हैव इट 2 ऑप्शन। यहाँ तक पहुंचने के लिए अच्छी वकालत करके भी बन सकते हैं, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आरजेस बनने की जरूरत नहीं है, जज बनने की जरूरत नहीं, और इनके सबके पहुंचने के लिए जज। तो यू हैव 2 ऑप्शन। इफ यू हैव ए विरासत में वकालत तो वकालत कीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज बनने के मौके मिलेंगे। आपके पास विरासत की वकालत नहीं है तो फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो जाइए, जज बनना है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उसके घर में कोई जज नहीं है, लेकिन वो बंदी पहले राजस्थान क्लियर किया, उसका सपना दिल्ली का है क्योंकि दिल्ली में जज बनना है उसको, ठीक है। तो शेषा नाम है उसका, उसने राजस्थान निकाला, नाव हरियाणा भी निकाल लिया, जबकि 2019 में राजस्थान पास आउट है, आरजेस है, अब वो हरियाणा ज्वाइन करेगी, लेकिन अभी उसका सपना दिल्ली का, और भगवान से प्रार्थना करूँ कि वो दिल्ली की जज बने, और वो कह सकती है कि मैंने 3 जुडिशरी निकाली। ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, ये भी अचीवमेंट है आपका, कि आपके एक नहीं निकलती, लोग 3 निकाल रहे हैं, और निकालना भी चाहिए। एक बच्चा भी सेलेक्ट हुआ है, सोनी करके हैं, उनका एमपी भी क्लियर हुआ, राजस्थान भी क्लियर हुआ, हरियाणा भी क्लियर है। ये है डेडिकेशन, आप उनकी तरफ बन सकते हैं, बनना आपको ही है, करना आपको ही। उन्होंने भी किया है, वो भी तो बच्चे ही हैं, वो भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास भी कहाँ गाइडेंस होती, क्या होती, खुद का डेडिकेशन है उनके पास, वो डेडिकेशन लेकर आओ, खुद बन सकते हो जज। आप जहां जा रहे हो उस पर फेथ करके पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, करना आप ही को ही है, ठीक है। फिर आता आपके पास सैलरी। अब आती है आपके पास सैलरी कितनी है, तो कितनी सैलरी मिलेगी ये तो जो जज बना हुआ वही बता सकता है, क्योंकि मैं तो जज हूं नहीं, मुझे क्या पता सैलरी कितनी है। तो जो जज बने हुए हैं आपके आसपास उनसे जाके एक बार पूछो, बता दे तो पूछ लो भाई सैलरी कितनी है। अन्यथा जब वैकेंसी निकलती है तो उस पर लिखा हुआ होता है इतना ग्रेड पे है, लेकिन जहाँ मैं अपना अनुमान बताऊँ ना तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 90,000 रुपये तो मिलते ही होंगे, एक मेरा अनुमान बता रही हूँ, है ना। सब खर्चे वर्चे मिला के 1 लाख समथिंग मिलते होंगे, एक एडीजे को भी इतना ही 1.5 लाख मिलता होगा, फिर सारे खर्चे वर्चे मिला के 2-2.5 लाख तो मिलते ही होंगे, इतना तो मान के चलो। अभी 7वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में हमारी सैलरी भी बढ़ा देंगे जजेस की, तो खूब सैलरी मिलती है, टेंशन ना करो। इतना सैलरी मिलेगा कि आपको खर्च करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि पूरा दिन तो काम करना है। तो सैलरी, एक बच्चा कहता मुझे सैलरी के लिए बनना है, एक कहता मुझे ओहदे के लिए बनना है। भैया मुझे तो दोनों के लिए बनना है, सैलरी भी चाहिए ओहदा भी चाहिए। बिना पैसों की जिंदगी कैसे चलाऊंगी, रेपुटेशन तो चाहिए ही चाहिए, स्टेटस तो चाहिए चाहिए, तो दोनों के लिए बनना है, ठीक है। तो सैलरी मिलेगी, डोंट वरी, फ्री में काम नहीं कराएंगे आपको, और अच्छी सैलरी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर छोड़ के अगर जाते हो तो भी फायदा ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी है, आप बूढ़े हो जाओगे तब तक काम चलता रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में हाथ पैर जब तक चलेंगे तब तक चलेगा, नहीं तो चला जाएगा। तो इसलिए समय व्यर्थ ना करें, अपना 100% डेडिकेशन दे, पहली प्रायोरिटी अपने गवर्नमेंट जॉब को दे। जब तक आपके पास एज लिमिट है आप दीजिए, नहीं हो तो ये प्राइवेट सेक्टर एनी टाइम आपके लिए ओपन है। तो ये वीडियो देखिए, इसमें सारी क्वारी है आपकी, बाकी जो भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीजें, नोटिफिकेशन में देखोगे, मुझे कॉल नहीं करोगे नोटिफिकेशन के लिए। हाँ, क्लासेस के लिए आप आइए, ऑलवेज वेलकम। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस बहुत सारे कोर्सेज चलाती है, छोटे कोर्सेज भी हैं, बड़े कोर्सेज भी हैं, फाउंडेशन बैच भी हैं, 0 से Z तक भी पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें हैं। जो भी कोर्स की क्वारी लेनी है आप मुझसे कॉल करके मैसेज करके ले सकते हैं, ऑलवेज आपके लिए तैयार है। और ये वीडियो इसलिए बनाए, डेली फ़ोन आते हैं, मैं दे सकती हूँ, कब आएगी वैकेंसी, इन सब में तो बताना ही भूल गई। क्या आरजेएस कौन दे सकता है, पूरा इंडिया, क्योंकि राजस्थान के अंदर लॉ, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है, पूरा इंडिया दे सकता है, बस खुश। अरे दिल्ली भी पूरा इंडिया दे सकता है, वहां तो दिल्ली में रिजर्वेशन मिलता है आपको, आपका स्टेट का पता है आपको। यदि आप राजस्थान के SC ST है तो दिल्ली में भी SC ST काउंट होंगे, यदि आप MP में SC ST है तो दिल्ली में भी SC ST काउंट होंगे, यदि आप OBC हैं तो OBC काउंट होंगे, यदि आप जनरल है तो जनरल काउंट होंगे। तो दिल्ली भी दे सकते हैं, आप सारे एग्जाम दे सकते हैं। अब ठीक है, गुजरात में गुजराती नहीं आती तो सीखो, पंजाब में आपको नहीं आती पंजाबी तो सीखो, आसाम में आपको आसामी नहीं आती तो सीखो, और नहीं तो इग्नोर करो। बाकी इतने स्टेट निकालो ना, कितने सारे, देखो अभी मैंने बताई थी इंग्लिश, इतने सारे स्टेट है, तो दे ही सकते हो मिनिमम है। और इंग्लिश वालों को गुजरात और जोड़ दो, इंग्लिश वालों के लिए दिल्ली और जोड़ दो, है ना। इंग्लिश वालों के लिए क्या कहते हैं आपके
अरुणाचल प्रदेश जोड़ दो, नहीं क्या बोलते उसको, एपी, हाँ आंध्र प्रदेश जोड़ दो, नहीं आंध्र प्रदेश नहीं, वहाँ पे ट्रांसलेशन आती है ना, मतलब वो चीज़ देख लो ना जो उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं, आप दे सकते हो। एग्जाम कहीं का भी दो, अपन को जज बनना है, आप जिस स्टेट के है वो तो निकाल ही लो ना, बाकी सबको छोड़ो, आप अपने स्टेट को निकालो, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मैडम हम है ना यूपी से हैं और यूपी में जीके बहुत आता है, क्या करें, जीके तैयारी करो, आप आज से ही जीके में एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, आज ही आप हिंदी मीडियम से भी हैं चाहे इंग्लिश, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू कर दो, जितने भी इंग्लिश के पेपर पढ़ो, मेरे एक सर है उनको इतना शानदार नॉलेज है ना जीके का, मैं तो रोज उनको देखती हूँ, वो यही कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो मैडम, मैं सर इंग्लिश नहीं आती, बोला पढ़ो तो सही, इंग्लिश भी सीख जाओगे, जीके भी अच्छा हो जाएगा। तो जीके जीएस एक रूटीन है, ये रूटीन है, डेली आपको करना पड़ेगा, और अगर आपने अपनी जिंदगी का रोज का 1 घंटा निकाल देते हो जीके जीएस के लिए, रूटीन में आज क्या हुआ वो आज का आज ही पढ़ लिया, तो जीके वैसे ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको सिर्फ बैठ के बाबर अकबर ही पढ़ना पड़ेगा अगर हिस्ट्री चाहिए तो, बाकी जीके जीएस तो आप रूटीन में ही कर सकते हो। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने जीके जीएस के लिए डेली दे दो, चाहे किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, चाहे आप कोई एनसीईआरटी की बुक ले लो या फिर न्यूज़पेपर ले लो, कुछ ले लो, एक चीज को फिक्स कर लो, जीके अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मैं जाती हूँ, टाटा।